Good afternoon, everybody. Welcome back. Welcome back, everybody. Pranam. Good afternoon. Good afternoon. Muskan, you have the tests on. आपके पास हैं. Check up the Unacademy app. You have all the tests. Welcome back. Ishika got this. Thank you, Yash. Welcome back. Madhur, God bless you. Welcome back. Welcome back, everybody. No, 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 no. Shilpi, these are two completely different things. You can't mix and match these. Only thing is, if any maintenance is awarded under 24 or 125, then it is a consideration for how much quantum is to be given. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. God bless you, Gaurav. God bless you, Beta. Thank you for your flowers. God bless you, Gurvinder. All the major important subjects are covered, Muskan. वही हमारे important है. Okay. Good afternoon. Welcome back. God bless. Okay, let's start today's BNSS. In my last lecture, we were dealing with the matters once an investigation officer starts his investigation. After the FIR was lodged, we saw that an investigating officer could start his investigation without any permission from the magistrate. He proceeds to the spot, if necessary, arrest, if necessary, search and seize. क्योंकि ये तीन वर्ड्स यूज हुए थे, अरेस्ट, सर्च, सीज. We covered the entire law of arrest. A complete chapter was devoted to it. और हमने देखा कि अरेस्ट के अंदर ज्यादा सेफ गार्ड्स हैं. We also saw the मेंस के क्वेश्चंस जो मोस्टली सेफ गार्ड्स के ऊपर ही आएंगे. सो सेफ गार्ड्स फॉर्म द मोस्ट इनफैक्ट पूरा हमने जो चैप्टर पढ़ा अरेस्ट का, उसमें ज्यादा एम्फेसिस वाज ऑन द सेफ गार्ड्स. Because as I told you, arrest is a negation of Article 21, my most fundamental human right. Life and liberty is the most fundamental human right. उसके बाद हम आए द लॉ ऑफ सर्च, और हमने सारे सर्च प्रोविजंस किए. सर्च के लिए हमने देखा कि सबसे पहले यू मस्ट गिव अ नोटिस टू प्रोड्यूस अ थिंग और अ डॉक्यूमेंट. आप अगर नोटिस के से कोई डॉक्यूमेंट या थिंग ले आते हो तो फिर मुझे सर्च वारंट की क्या जरूरत है. बट इन केस आप नहीं लाते या मुझे पता ही नहीं कहां पे है वो और पूरी सर्च करानी है, वी सॉ अंडर व्हाट कंडीशंस अ सर्च वारंट में बी इशूड. और ये आपका मेंस का क्वेश्चन है. अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ सर्च वारंट बी इशूड एंड ऑन व्हाट मैटर्स. जनरल लॉ हमने देखा सर्च वारंट्स का, और फिर हम आए स्पेसिफिक मैटर्स रिगार्डिंग सर्च वारंट्स. whether it was a person illegally confined or any woman, any girl child, any objectionable material, any seditious material, वगैरह वगैरह, वो सब हमने देखा जहां पे एक सर्च वारंट दिया जा सकता है. We then went on to discuss क्या एक सर्च वारंट फॉरेन कंट्री में दिया जा सकता है, और उसके लिए हमने पूरा का पूरा लॉ बना देखा जहां रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है दो कंट्रीज के बीच में. और वहां हमने देखा जहां रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वहां पे नॉट ओनली अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, बट लेटर्स रोगेटरी,
forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी, सब कुछ है। और वो जैसा कि मैंने आपको बोला, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन मेंस, आई वोंट बी सरप्राइज इस बार पंजाब में ये क्वेश्चन आए। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, एक पूरा का पूरा चैप्टर, और पूरा अच्छा अच्छी तरह इन्होंने पहले बिखरा हुआ था सीआरपीसी में, अब नए बीएनएसएस में वी हैव सीन इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि कैसे उसको अच्छी तरह किया गया। उसके बाद हम आए सर्च विदाउट अ वारंट। दो उसमें सेक्शंस थे, हमने देखा 185 186 बीएनएसएस, जहां इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, अ पुलिस ऑफिसर can now search without a warrant, but having said this, he has to follow the procedure laid down in BNSS. वो सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे कि सर्च सीजर वगैरह कैसे की जाएगी। एक तीसरा एस्पेक्ट था कि सपोज वी वांट टू कॉल एनीबॉडी, तो उनको अब बुलाएं कैसे। हमारा जो पूरा चैप्टर था वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग, उसके लिए सर्च वारंट है। एंड प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, उसके लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, समन्स, वारंट्स एंड नाउ प्रोक्लेमेशंस। ये लॉ किसी के लिए भी यूज हो सकता है, विटनेस के लिए भी हो सकता है। सो सपोज आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन द कोर्ट प्रोक्योर द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, तो ये पूरा का पूरा लॉ है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि विटनेस नाम तो था नहीं, ये अंडरस्टूड है कि ये विटनेस के लिए ज्यादा यूज होगा। और कल हमने शुरू किया था इसका पूरा लॉ विटनेस से संबंधित। सो चाहे ये विटनेस है, चाहे ये पार्टी है, ऑल इट कैन नाउ बी यूज्ड फॉर एनीवेयर। सबसे जो सिंपल तरीका था वो है समन्स। कल हमने शुरुआत देखा कि समन्स क्या है, समन्स कौन कौन, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं सारे, कल हमने देखे कि कौन कौन समन्स इशू कर सकता है। हमने देखा तीन एंटिटीज हैं जो समन्स इशू कर सकते हैं, कोर्ट कर सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, या कोर्ट ने अगर किसी को एम्पावर किया वो कर सकता है। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर वी सॉ, और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है, क्या पुलिस समन इशू कर सकती है? द आंसर इज नो। पुलिस क्या इशू कर सकती है? नोटिस। पुलिस क्या इशू कर सकती है? ऑर्डर। सो समन्स खास हमने शुरू में ही देखा इशूड बाय अ कोर्ट। कल हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे कि समन्स को किस तरह से सर्व किए जाएंगे, अगर कोई कॉरपोरेशन है तो उनके ऊपर कैसे सर्व किया जाएगा, और अगर कोई जिसके खिलाफ समन्स हम भेज रहे हैं वो अगर नहीं है घर पे, तो नाउ वी सॉ द चेंज्ड लॉ। पहले था एनी एडल्ट मेल मेंबर, अब नए बीएनएसएस में मेल वर्ड काट दिया गया है, अब एनी एडल्ट मेंबर। सो नाउ इट इज एट पार विद सीपीसी। सीपीसी में भी एनी अडल्ट मेंबर था, सिमिलरली यहां पे भी पहले मेल था, मेल वर्ड काट के, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर प्रीलिम्स का क्वेश्चन। उसके बाद हम आए कि बाई चांस वो घर पे मिलता ही नहीं है, तो फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कल हमने पढ़ा, और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में जिसको हम कहते हैं चस्पा सर्विस, तो चस्पा किन हालात में किया जाएगा वो कल हमने सारा डिटेल देखा। वी हैड कवर्ड ग्राउंड टिल हियर। अब हम आगे, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, अब आगे चलते। नाउ सर्विस ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट। यू नो इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हाउ कैन अ समन्स बी सर्विस्ड ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट? अब उसके पास हमारे पास पूरा एक पूरा लॉ है। सो लेट्स गो थ्रू दैट लॉ। सर्विस ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट, where the person summoned is in the active service of the government, the court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office. ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है।
सो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के आपको के खिलाफ आपने समन देना है तो कहां भेजोगे? हेड ऑफ ऑफिस को। ना यहां पे याद रखना, दो वर्ड्स यूज होते हैं, हेड ऑफ ऑफिस एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल पुलिस की बात करें तो हेड ऑफ ऑफिस अगर मैं एसएसपी हूं तो एसएसपी इज हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? हमारा डीजीपी। सो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ हमने समन्स भेजना है तो कहां भेजोगे? हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टू द पर्सन हिमसेल्फ। अब बहुत क्लियरली यहां पे हेड ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है, नॉट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ना ही आप उस ऑफिसर को डायरेक्टली भेजोगे। ओके, सो टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided in section 64 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. Such signature shall be evidence as due service. तो तरीका क्या है? ये बार बार कह रहा हूं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ आपने समन्स भेजना है तो आप डुप्लीकेट में भेजोगे। एक उसका हेड ऑफ ऑफिस जो है वो उसको खुद रखेगा और उसको देगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। दूसरा वो उसके साइन लेके गवर्नमेंट ऑफिसर के काउंटर सिग्नेचर करेगा और उस काउंटर सिग्नेचर्ड को वो भेजेगा, एंड दिस काउंटर सिग्नेचर विल बी टेकन एज एविडेंस कि तामील हो गया। सो प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बिकॉज दीज आर प्रोसीजरल क्वेश्चंस, और इस तरह उस टाइम पे नहीं समझ नहीं आता। तो उस टाइम पे इंटरव्यू के सामने प्लीज डोंट से सेकंड कॉपी विल बी सेंट टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो वहीं पकड़ लेते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। आपसे मैक्सिमम कितने इंटरव्यू में 5-6 क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने, एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपने गलत दे दिया, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। फिर हंस के कहेंगे आर यू श्योर? अब आप और घबरा जाते हो कि मैंने क्या गलत कह दिया। सो प्लीज रिमेंबर, ये जो बारीक चीजें होती हैं, जैसे यहाँ क्लियरली लिखा है हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस डज नॉट मीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट। सो वो खास ख्याल रखना कि क्या लिखा हुआ है। और ये जो प्रोसीजरल मामले होते हैं ये इंटरव्यू के लिए खास रखें। आई होप आपने तीनों ने तीन रजिस्टर बनाए होंगे, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का और एक इंटरव्यू का। सो कीप ऑन राइटिंग इन द थर्ड रजिस्टर विच इज अ इंटरव्यू रजिस्टर। ओके, चलिए अब चलते हैं सेक्शन 69। ये भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है। हाउ कैन अ समन्स बी सर्व्ड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट? सो कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बाहर कैसे करोगे? ये क्वेश्चन भी आपकी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये सारे मामले, क्योंकि कल को आप जज बनने वाले हो, सो कल को ये बोलेंगे कि अच्छा आपने समन भेजना है, एंड मेनी मेनी टाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। माय एक्सपीरियंस हैज शोन दैट मोस्टली दे विल आस्क यू बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। Okay, you are a judge and you want to send a summon outside your jurisdiction, can you do so? If so, under what conditions? इन छोटे क्या होता है इंटरव्यू के लिए ना, तैयारी आप कर रहे होते हो बड़ी बड़ी चीजों की, लेटेस्ट जजमेंट पढ़ रहे होते हो, या टाइम डिक्लेरेशन पे क्या था, लेटेस्ट क्या है, वो कुछ नहीं आता। दे विल आस्क यू वेरी बेसिक थिंग्स। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 15 साल होने वाले हैं, इन 15 साल में मैंने एक चीज नोट की है कि बहुत ही बेसिक चीज पूछते हैं, और उस बेसिक चीज पे सारे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप इतनी लंबी ऊंची तैयारी करके गए होते हो, कभी सोचा नहीं होता कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। एंड दे विल आस्क यू, जो मैं आपको सीपीसी जो पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, जो बहुत बेसिक चीजें थी हमने उनको मार्क भी किया हुआ है, वो बेसिक चीजों को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना। रिमेंबर, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। सो जैसा कि ये क्वेश्चन है, यू आर अ जज, आपने एक विटनेस को बुलाना है जो आपके जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है, क्या आप समन भेज सकते हो? अब उसका जवाब सिर्फ यहाँ एक सेक्शन में। सो ऑलवेज रिमेंबर, मार्क दीस, जो ऐसे सिंपल चीजें होती हैं उनको अलग मार्क करो अपने इंटरव्यू के रजिस्टर में। चलिए देखते हैं क्या हम बाहर समन को सर्व कर सकते हैं। सेक्शन 69, when a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction,
इट शैल ऑर्डिनरीली, नॉर्मली, ऑर्डिनरीली का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल प्रोसेस में, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट वहां के कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को भेजोगे। क्वेश्चन ये उठा कि और कोई तरीका है। ये मामला उठा जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में, गुलाम मोहम्मद वर्सेस रसूलम, गुलाम मोहम्मद वर्सेस रसूलम, RASOOLAN रसूलन, ये 1991 में उठा, जहां पे कोर्ट ने डायरेक्टली एक जो ये क्या भेजते हो अब, ये नहीं, ये हाउ डू वी सेंड आवर थिंग्स, बाय कोरियर, कोरियर से भेज दिया। तो क्या ये वैलिड समन है? ये मामला आया जम्मू कश्मीर के सामने, और बहुत क्लियरली जम्मू कश्मीर ने कहा कि जहां एक कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है, आप अपने प्रोसीजर्स इवॉल्व नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट that by no norms of interpretation can it be suggested that a person, that a court can reach a person outside its jurisdiction in any other way except given in this section. You have to follow this section. तो कल को ये गलती मत कर देना जज बन के, आप सीधा किसी को भेज दो, कोरियर भेज दो या कुछ ऐसा भेज दो। यू हैव टू सेंड इट टू द मैजिस्ट्रेट। ये लेट डाउन प्रोसीजर है। सो याद रखना, जहां लेट डाउन प्रोसीजर होता है, यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक दैट प्रोसीजर। देयर इज नो लैटिट्यूड, इसमें कोई लैटिट्यूड नहीं दिया हुआ, और इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। नहीं, उसमें ये है कि ऑर्डिनरली रिगार्डिंग व्हाट, शैल ऑर्डिनरली सेंड सच समन्स इन डुप्लीकेट टू अ मैजिस्ट्रेट अनलेस, अब स्पेशल पोजीशन क्या हो सकता है, जहां पे हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं, या फिर मेरी स्टेट से बाहर है। देन क्या करोगे? मैं रहने वाला पंजाब में हूं, समन्स है मेरा तमिलनाडु में, so now it has to go through the high court, so that is the reason why वो रूल्स बने हुए हैं। so ordinarily के अलावा क्या हो सकते हैं, जो हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हुए हैं। okay, we now go on to section 60, section 70। अब ये is a continuation, section 70 is a continuation of section 69। so whenever I am servicing a summon outside my jurisdiction, तो वहां से प्रूव कैसे होगा? बिकॉज याद रखना, अगर कल को आप ये मुझे रिपोर्ट दे देते हो कि समन नहीं तामील हुआ, तो मैं अगला अरेस्ट वारंट भेजूंगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है ये पता लगाना कि क्या सर्व हुआ भी है कि नहीं, क्या प्रूफ क्या है। इसीलिए ये सेक्शन बना है। लेट्स सी दिस, व्हेन अ समन issued by a court is served outside its local jurisdiction, यानी कि मेरे jurisdiction से बाहर हम उसको सर्व इशू हुआ है और मैं उसको बाहर सर्व कर रहा हूं, and in any case where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कौन प्रूव करेगा कि समन सर्व किया है? नेचुरली वो ऑफिसर जो समन लेके गया था, उसी को बुलाएंगे ना हम, कि तुम अगर नहीं हुआ बाई चांस, हम बुलाएंगे क्या हुआ था सर, वो भाग गया था या भाग जाता था, जो भी है। अब ऐसा अगर हो गया, अब और नाम, और हमने देखा है कौन सर्व करता है ज्यादातर, पुलिस वाले। तो पता चला सारी आसपास की पुलिस आपके यहाँ खड़ी है एज विटनेस कि मैंने समन भेजा था, उसको बुलाओ, तूने किया कि नहीं किया। एज अ रिजल्ट इट विल बी वेरी वेरी कम्बरसम फॉर द पुलिस। सारी पुलिस आपके कोर्ट के बाहर ही खड़ी रहेगी। किस लिए आए हो यार? वो यार प्रूव करना है कि मैंने समन करा था कि नहीं करा। सारा काम रुक जाएगा, पुलिस वालों को पहले ही कम है, स्ट्रेंथ इज वेरी लेस इन इंडिया।
As a result, we have made a via media. वो वाया मीडिया क्या है कि जो ऑफिसर उस समन को तामील कर रहा है वो एक एफिडेविट भेज देगा साथ, अब मेरी जरूरत नहीं है, सो यू सेंड एन एफिडेविट कि ये कंडीशंस में मैंने किया या नहीं किया, जो भी रीजन है. सो व्हाट विल डू, एंड इफ ही इज नॉट प्रेजेंट, अब अगर वो खुद नहीं आ रहा, एन एफिडेविट purporting to be made before a magistrate that such summon has been served. अब एफिडेविट दे देगा कि जी मैंने सर्व कर दिया. एंड अ डुप्लीकेट ऑफ द समन्स purporting to be endorsed, और जो डुप्लीकेट है उसके सिग्नेचर के साथ वो वापस भेज रहा हूं मैं, by the person to whom it was delivered or tendered, with whom it is left, shall be admissible in evidence, and the statements made therein shall be deemed to be correct unless contrary is proved. The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. So जल्दी से देखिए, अगर दोनों सेक्शंस को अगर हम इकट्ठा पढ़ें, अब ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. How will a summons of a court beyond jurisdiction be served? Firstly, ordinarily, subject to the High Court's rules, a summons shall be addressed to the magistrate of that area in whose jurisdiction the person to whom the summons has been served lives. And it shall be the duty of the magistrate to serve that summons. A. B. It is also the duty of the magistrate to inform the issuing court as to what happened, what transpired regarding the summons. Third, any officer who sent by the magistrate to serve the summons ordinarily is required to come to the court and prove that the summons was served. Next point. However, this would be too cumbersome a process. Hence, a via media has been given by section 70 BNSS, by which the officer who has gone to serve the summons will not only take the signature of the concerned person on the duplicate summon, but also attach an affidavit on the fact that the summons has been duly served. This affidavit may be taken as evidence, and the need for the officer to be physically present can be dispensed with. अब यहां पे इंटरलिंक करना है आपने. It is pertinent here to point out that notwithstanding section 1 of BSA, affidavit can be taken as evidence. इसको इंटरलिंक करो. It's pertinent here to say that notwithstanding section 1 of Evidence Act or BSA, evidence may be taken as evidence. Affidavit may be taken as evidence. Interlink कर दो.
I hope everybody is clear on this. Let's go on to the next section. Sorry, अभी इसमें कुछ ऐड हुआ है. Let's see. Subsection 3 has been added. ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था, अब वाले में है. सॉरी, सीआरपीसी में नहीं था, अब वाले में है. लेट्स सी. All summons served through the electronic communication under section 64 to 71 shall be considered as duly served, and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons. ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू का डेफिनेट क्वेश्चन है. ये नया प्रोविजन है, पहले नहीं था, अब है. इसको ध्यान रखना. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, इवन मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके मेंस में आ जाए. पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कैन समन्स बी सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम? द आंसर इज यस. तो जो अभी तक हमने सारा लॉ पढ़ा है, सेक्शन 64 से लेकर 71 तक, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक समन्स पे भी लागू होता है. The same law can be made applicable to electronic summons. इसका मतलब है अगर मैंने आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या जो भी रीजन, जो एज पर द हाई कोर्ट रूल्स, अगर मैं आपको समन भेजता हूं, इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड. और इस कॉपी को हम अटेस्ट करके, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को अटेस्ट करके प्रूफ ऑफ सर्विस रख सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा चेंज है सीआरपीसी में. आप समन्स अब इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं. तो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, इफ यू नाउ रिसीव समन्स ऑन फोन, ये 2023 में लॉ लागू हो चुका है, इट इज अ वैलिड समन्स. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन ई समन भेज सकता हूं? यस. हमने अभी पढ़ा है ना 64 से 71 ये लॉ एप्लीकेबल है. इसका मतलब हो गया कि क्या मैं can I now implement it outside my jurisdiction? Yes, subject to the same. उस केस में क्या होगा? I will again send it through the magistrate. मैं उस मैजिस्ट्रेट को बोलूंगा कि तू भेज. और नाउ नेचुरली अब जो भी हमारा लॉज बनते हैं वहां पे, उसको अटेस्ट वो कर देगा, या जो भी. नाउ लॉट ऑफ हाई कोर्ट रूल्स आर नाउ मेड ऑन दिस पॉइंट्स. सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, this is a huge change in CRPC, in new BNSS. Now anything which was all एक कागज पे होता था, अब electronically allowed है, and now it has got the force of law. Okay. The reason is that tomorrow I can say मेरा सर्वर खराब है. अब वहां एरिया का होता है, वो पहुंच जाएगा श्योरिटी लाने के लिए. प्लस वी आर एडिंग अनदर पर्सन, तो और श्योरिटी हो जाती. सी रीजन, समन अगर आप नहीं आए, अगला मैं आपका अरेस्ट वारंट भेज रहा हूं, तो अरेस्ट वारंट में सिंपली नहीं, सिंपल रीजंस पे नहीं भेज सकता हूं. कल को कोर्ट में पता चला हर जगह अरेस्ट वारंट भेज रहा हूं, तो मुझे को कल हाई कोर्ट बुला के पूछेगी, पागल है तू, हर जगह इतने कितने भेजे जी? 1500 मैंने अरेस्ट वारंट भेजे. वो कहेंगे बड़ा प्यार है तुझे अरेस्ट. एक्चुअली होता है. सो यू कांट सेंड अरेस्ट वारंट जस्ट लाइक दिस. तो कल को मैजिस्ट्रेट विल कट अ वेरी सॉरी फिगर. और खासकर अगर ये प्रूव हो जाए कि उसको मिला ही नहीं, तो ये तो देन यू कट अ वेरी वेरी सॉरी फिगर. इसीलिए ये सारे सेफ गार्ड्स हैं. क्योंकि प्लीज रिमेंबर, ये समन तो अभी शुरुआत है, उसके बाद अरेस्ट वारंट है. अब यही प्रॉब्लम अरेस्ट वारंट में आ गई, तो आप उसका तो आपने तो प्रोक्लेमेशन निकाल के उसकी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू कर दी. कहां तक पहुंच जाओगे? इसीलिए दैट इज व्हाई सो मेनी सेफ गार्ड्स आर बीइंग गिवन. द वेरी फैक्ट दैट इट इज कमिंग फ्रॉम मी, उसमें ये होगा कि आपको मैंने भेजा और उसमें हम उसके अंदर जैसे मैं उसको एग्री करता हूं, उसी में इनबिल्ट होता है हमारा. इफ यू नॉट सीन ई समन अभी तक, अच्छा, उसमें नीचे होता है रिसीव्ड, राइट, एंड देन आई क्लिक बैक, यस आई हैव रिसीव्ड इट.
तो वो इट इज टेकन एज अ कॉपी के पीछे मैंने साइन करके भेज दिया. Now I hope everybody is clear on this and don't forget this subsection. ये नया ऐड हुआ है और जैसे कि मैंने बोला expected in your exams. चलिए अब हम आते हैं, एक चीज और है, प्लीज रिमेंबर, जो समन्स हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, कि शैल लिखा है कि मे बी कंसिडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड. शैल है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. कल को आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे मेरे, अब प्लीज रिमेंबर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे आईटी एक्ट से चीज क्लियर होती है. आपका फोन आपके, वी हैव रेड प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रिमेंबर. तो जहां पे आपका फोन है वो आपके सिम कार्ड जो है आपके नाम पे है. एंड नाउ वी विल गो विद द प्रिजम्पशन कि जो कुछ भी आ रहा है आप उसको पढ़ रहे हो. इन अदर वर्ड्स, नाउ ऑफ कोर्स कल को आपको अगर प्रूव करना है कि नहीं है, तो बर्डन ऑफ या ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है? आप पे है. हम तो मान के चलेंगे आपको मिल गया. अगर आप कल को प्रूव करते हो कि जी मुझे नहीं मिला था, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ आप पे है. ये खास ख्याल रखना. चलिए आगे चलते हैं. नाउ वी गो ऑन टू सेक्शन 71, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस. विटनेस का ये अलग एक सेक्शन और लाए हैं. नाउ यू नो, एक चीज याद रखना कि हमारे सीआरपीसी में या बीएनएसएस में एक मोटी चीज याद रखना. सीआरपीसी और नाउ बीएनएसएस इज नॉट अ प्योरली प्रोसीजरल लॉ. इसका सब्सटैंटिव पार्ट भी है और बहुत बड़ा पार्ट है. उनमें एक ऐसा हिस्सा है जो, अगर मैं सेक्शन 389 बीएनएसएस की बात करूं, जो पुराना सेक्शन 350 सीआरपीसी था, उसमें वो कहता है कि अगर विटनेस ना आया तो ही इज पनिशेबल. तो प्लीज रिमेंबर, एक सब्सटैंटिव लॉ आता है सीआरपीसी या बीएनएसएस में. ऑफेंस बना रहा है, ऑफेंस बनाने का काम आईपीसी का है, बना रहा है सीआरपीसी. सो ये जो पूरा एक आठ आठ सेक्शन हम पढ़ेंगे, ये सब्सटैंटिव पार्ट है. उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई विटनेस नहीं आता, खैर उसको है तो फाइन, बट देन इट इज अ सब्सटैंटिव पार्ट. सो अगर विटनेस नहीं आ रहा डिस्पाइट योर समन, प्लीज रिमेंबर ही इज पनिशेबल अंडर सीआरपीसी. नो डाउट आईपीसी में भी है, डिसोबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, वो भी है, बट एक समरी तरीका दिया हुआ है, और वो सीआरपीसी का या बीएनएसएस का एक सब्सटैंटिव पार्ट है. ये याद रखना, आगे जाके जब हम आएंगे वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट इसको भी इंटरलिंक करके हम पढ़ रहे हैं. अब इसको दिमाग में रखते हुए लेट्स सी दिस सेक्शन 71. 71 में चेंजेस हुई हैं सीआरपीसी में, और अभी जो नया बीएनएसएस आया है उसमें कुछ लाइंस चेंज्ड हैं. आई एम रीडिंग द चेंज्ड सीआरपीसी व्हिच इज नाउ द बीएनएसएस. चलिए देखते हैं. सेक्शन 71 सबसेक्शन 1, notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter. यानी कि ये पूरा का पूरा जो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन है. जो अभी तक हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, उस सारे का एक्सेप्शन है. Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter, a court issuing summons to a witness, खासकर विटनेस की बात कर रहे हैं, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by electronic communication or by registered post, addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. यानी कि एक जो हमारा विटनेस है उसको हम दो तरह से बुलाएंगे. इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर विटनेस नहीं आएगा तो ट्रायल नहीं आगे जाएगा, इसलिए विटनेस का आना सबसे जरूरी होता है. इसलिए विटनेस को बुलाने का हम कोई
वो नहीं छोड़ेंगे. We will not leave any stone unturned. So we will not only send a e-summon, we will also send a summon by a registered post. इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, विटनेस को कैसे बुलाओगे? तो विटनेस को बुलाने का तरीका यहां दिया गया है. तो उस तरह का, हाँ, अब नहीं नहीं वो तो है ही, वो तो हम वही करेंगे. नॉट विस्टैंडिंग का मतलब यहां ये है कि जो ये जो हम कह रहे हैं पुलिस करेगी या एक ही समन जाएगा, एक कॉपी पीछे करेगा, नहीं. हम इसके लिए हम जो भी तरीका सारे ले लेंगे. अगर 3 तरीके कल को निकल आए तो वो भी कर दो. So that is the reason, because see, without a witness, a trial is useless. The whole trial will be, और एक अगर मटेरियल विटनेस ना आए तो पूरा डिसीजन गलत हो सकता है. इसीलिए याद रखना 3 चीजें हो गई. मैं ई समन भी भेज सकता हूं, साइमल्टेनियसली रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकता हूं, एंड इसी का हमने एक पनिशमेंट भी रख दी है सेक्शन 389 में, बीएनएसएस के 389, जो पुराना 350 था सीआरपीसी का, कि अगर ना आया तो उसको समरली एक ही दिन में ट्रायल करके वहीं के वहीं, ट्रायल भी नहीं चलाएंगे, सीधा बात सुनेंगे, वहीं के वहीं उसको सजा दे देंगे. ये इसलिए दिया गया. दिस कैन बी अ कंप्लीट क्वेश्चन. A witness is a very important facet of a trial. How can a witness be called to a court to give evidence? ये पूरा आपका कंप्लीट लॉ आ जाएगा इसमें. Which one? हाँ, नाउ इट इज अलाउड. बिकॉज उसका रीजन क्या है कि जब हमने डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गया था. नहीं, वो व्हाट्सएप के लिए डिनाई किया था. वो भी तब अगर मेरे नाम पे ना हो. उसमें क्या है, बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे दिया गया था, पर ये डिनाई नहीं किया था. उन्होंने कहा था अगर ये क्लियर है कि आपके ही नाम है तो हम उसको कर सकते हैं, और आप अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन हो इसको डिस्प्रूव करने का, देन वी विल अलाउ यू. और आज के दिन में ई ई समन्स भेज, ई नोटिस भेज रही है पुलिस, जो आपको 41A में बुलाती है, सारे ई में भेज रही है आजकल. इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट ही है, उसको मुंबई से आया हुआ है और ई आया हुआ है. तो उसने मुझे पहला फोन करके यही पूछा, ये वैलिड है? मैं कहा बिल्कुल वैलिड है, चले जाना, अरेस्ट आ जाएगा नहीं तो वारंट. ओके, आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं इसका सबसेक्शन 2 भी है. लेट्स सी द सबसेक्शन 2. When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare that the summons has been duly served. हम ऑलरेडी ये बहुत बार पढ़ चुके हैं. refusal amounts to acceptance. Refusal not only amounts to acceptance, refusal also amounts that you have read the summons. तो 2 प्रिजम्पशंस हैं इसके. जब मैंने पोस्ट किया आपको मिल गया, और अगर आपको मिल गया तो आपने पढ़ भी लिया. अब जब मैं कहता हूं ड्यूली सर्व्ड, आप नहीं आए, अगला फिर, तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैन आई सेंड अ वारंट ऑफ अरेस्ट टू अ विटनेस? यस. कैन आई इश्यू अ प्रोक्लेमेशन अगेंस्ट अ विटनेस? यस. ये सारा लॉ जो है सब पे अप्लाई होता है. जो भी कोर्ट बुला रहा है, चाहे वो विटनेस है, चाहे वो अक्यूज है, चाहे वो कोई भी है, उन सब पे ये बराबर अप्लाई करता है. I hope everybody is clear on the law of summons. We now go on to warrant of arrest. A was summons, B warrant of arrest. Section 72, form क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा? Every warrant of arrest issued by a court under this Sanhita. Can a warrant of arrest be issued by a police officer? The answer is no. Neither can a summons be issued by a police officer, nor can a
arrest warrant be issued by a police. Both have to be issued by the court. Every warrant of arrest issued by a court under this Sanhita shall be in writing, signed by the presiding officer of such court, and shall bear the seal of the court. Is there anything called oral warrant of arrest? No. ना oral summon होता है, ना oral warrant होता है. Such warrant shall remain in, ये question prelims में आया हुआ है. What is the life of a warrant? Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it, or until it is executed. ये 2 बार आपके prelims में आया question. So एक बार मैंने arrest warrant issue कर दिया, जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं करेगा वो अरेस्ट वारंट जिंदा रहता है. मैं कभी भी आपको गिरफ्तार कर सकता हूं. सो इन अदर वर्ड्स, टाइम बाउंड नहीं होता. ये इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है. सो यू नो, हम जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं थाने में जब जाता था तो वो टंगे होते थे वारंट्स, वो सब वारंट जिंदा होते थे. मतलब कई बार होता था 8-8 महीने पुराने, 1-1 साल पुराने वारंट पड़े होते थे. पहले तो उनको डांट पड़ती थी, पर फिर मैं कहता था जाओ जाके करो, तामील करो उनको. बिकॉज 2 ही कारण से एक वारंट कैंसिल हो सकता है, या तो तामील हो जाए और या कोर्ट कैंसिल करे. इसलिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ध्यान रखना. कोर्ट अपनी वारंट अपनी मौत नहीं मरता, वारंट को मारना पड़ता है. या तो जो जिसने इशू किया वो खत्म करेगा, और या उसको सर्व करेंगे. I hope everybody is clear on this. Section 73. Any court. एक बात और है प्लीज, बहुत सारे जल्दी जल्दी में अपना सील लगाना भूल जाते हैं, साइन करना भूल जाते हैं. इट्स एन अरेस्ट वारंट, मजाक नहीं है. सो जहां आपने सील नहीं लगाई या आपने साइन ना किए और आप मेरे को गिरफ्तार करना है, मैंने फाड़ के आपके मुंह पे फेंक दिया, कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, कुछ गलत नहीं कर रहा. इसीलिए याद रखना, फॉर अ वारंट टू बिकम अ वारंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी. उसके अंदर नहीं, उसके अंदर पहला, मैं एक्चुअली देख रहा हूं, मुझे याद आ रहा है क्या 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 होता है. कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका नाम और डेजिग्नेशन होता है. तो पहला क्या होता है, राइटिंग होती है. दूसरा, कौन एग्जीक्यूट, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन. उसके बाद होता है नाम और पता उस बंदे का जिसको गिरफ्तार करना है. उसके बाद होता है कौन सा ऑफेंस है. उसके बाद साइन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद सील ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. तो बेसिकली ये 6 चीजें होती हैं वारंट में, ये 6 चीजें होनी जरूरी है. एक चीज और, जो अरेस्ट वारंट होता है, दैट इज एक्चुअली फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट एंड नॉट फॉर प्रोडक्शन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर. ये नहीं होगा कि उसको अरेस्ट करके उस थाने में ले जाओ. हमेशा अरेस्ट करके आपको कोर्ट में लाना होता है, अब कोर्ट आगे दे सकता है. So another thing you must always remember regarding these warrants of arrest, that a magistrate is only competent to issue arrest warrant for production of a person before his own court and not before a police officer. So if we come to the next section, section 73. 3-4 बार ये क्वेश्चन इस सेक्शन से आया इंटरव्यू में. क्वेश्चन क्या आता है, जो आप वारंट भेजते हो,
वो नॉन बेलेबल होते हैं कि बेलेबल होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। सीआरपीसी में या बीएनएसएस में अरेस्ट वारंट कौन से हैं? सो एक चीज याद रखना, सारे वारंट नॉन बेलेबल हैं। ऑल वारंट्स आर नॉन बेलेबल। बेलेबल अगर आप चाहते हो तब बनता है। और ये कहां पता चलता है हमें? इस सेक्शन में जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स ना उल्टा जवाब दे देते हैं इंटरव्यू में। सर सारे बेलेबल होते हैं, अगर कोर्ट चाहे तो उसको नॉन बेलेबल बना देता है। उल्टा है, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी दिस सेक्शन। एनी कोर्ट issuing a warrant of arrest of any person may in its discretion, please don't forget these three words, may in its discretion direct by endorsement on the warrant। अगर कोर्ट की मर्जी हो तो उसको बेलेबल बना सकता है, यानी कि वो नॉन बेलेबल है। So may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time, and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and release a person from custody। यानी कि सारे के सारे अरेस्ट वारंट्स नॉन बेलेबल हैं। सिर्फ अगर कोर्ट डिस्क्रिशन अप्लाई करे तो उसको बेलेबल बना के बता सकता है कि इस दिन इतनी श्योरिटी उसकी ले लो और उसको बोल दो फला जगह कोर्ट में पहुंच जाए। सो आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। ये सब चीजें हमारे नॉर्मल जो हमारे दिमाग में बैठी होती चीजें कि सारे बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल तो अगर वो कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोर्ट कहता है ना मैं तेरे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दूंगा। गलत, उसको कहना चाहिए मैं तेरे खिलाफ बेलेबल इशू कर दूंगा। नॉन बेलेबल तो है ही। सो डोंट फॉरगेट दीज थ्री वर्ड्स, मे इन इट्स डिस्क्रिशन, यानी कि कोर्ट की मर्जी है कि उसको बेलेबल बनाए, हैं तो सारे नॉन बेलेबल। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? आई नो, वो तभी मैं कह रहा हूं ना, आदत पड़ी हुई है। यस, वो हम भेजते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया हम डिस्क्रिशन पहले अप्लाई करते हैं। डराना है यार, वो तो अलग बात है, बट पॉइंट ये है कि वी आर सेंडिंग एज अ जनरल रूल, वी आर यूजिंग द डिस्क्रिशन फर्स्ट। ओके, तभी मैंने कहा ना, जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है ये लो। और दिस इज द रीजन व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। And 99% people will say सर बेलेबल होता है, अगर कोर्ट चाहे तो नॉन बेलेबल कर सकता है। बट यहाँ उल्टा है, सारे नॉन बेलेबल है, कोर्ट चाहे तो बेलेबल बना सकता है। सो डोंट फॉरगेट दिस व्हेन, सॉरी, आई कम टू दैट, आई टॉक अबाउट दैट। ओके, नाउ एंडोर्समेंट पे क्या होगा? अब अगर मैं बेलेबल डिस्क्रिशन यूज कर रहा हूं और बेलेबल बना रहा हूं, देन एंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ श्योरिटीज, the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound, and the time at which he is to attend before the court। श्योरिटीज कौन होंगी, अगर बेल ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो कितने पैसे का कर रहे हैं, और कोर्ट में किस दिन उसने हाजिर होना है। Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। तो अब जब मैंने बेलेबल वारंट है, मैंने उससे जो भी श्योरिटीज लेके, कोर्ट डिटरमिन करता है श्योरिटीज, वो उनके बॉन्ड लेके उनके साथ अटैच करके देन ही सेंड्स इट बैक टू द कोर्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पे I would like to discuss the question which he has just asked। There is something called what we call transit bail। कई बार इसको हम ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल भी कहते हैं। As the name shows, bail during transit।
You know, the word transit bail has not been defined in BNSS या इवन सीआरपीसी में भी नहीं थी. कई बार क्या होता है कि जो जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता कोर्ट का, बंदा वहां रहता है. मैं उसमें कई बार क्या होता है, आई गो टू द कोर्ट एंड से आई एम वांटेड इन दैट कोर्ट, बट आई मे बी अरेस्टेड फॉर बीइंग टेकन टू दैट कोर्ट. I am giving a bond that I will present myself in that court on so and so date. I may not be arrested. मैं अपना आपको दे रहा हूं बॉन्ड, श्योरिटीज दे रहा हूं कि मैं उस दिन उस कोर्ट में पहुंच जाऊंगा. तो एज ए रिजल्ट जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता वो आपको ट्रांजिट बेल दे देता है कि ओके, दैट इज व्हाई इट समटाइम्स कॉल्ड ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल. दोनों होती. इनमें दोनों जो हैं, आई कांट से दैट दे आर सिनोनिमस. दोनों अलग हैं. ये जो मैंने अभी आपको बताया ये है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, जहां मुझे लग रहा है कि ये गिरफ्तार, वहां मेरी डेट है और मुझे पता है कि वहां पे आज उसने अरेस्ट वारंट कर दिया, मुझे पता चल गया, या मैं फट यहाँ कोर्ट में गया कि जी मुझे लगा है कि मेरे मेरे मैं वहां वांटेड हूँ, तो मुझे वहां गिरफ्तार करने आएंगे, मैं अपने यहाँ ला रहा हूँ वहां बंदे, मुझे प्लीज एंटिसिपेटरी बेल दे दो ताकि मैं वहां उस दिन पहुंच जाऊंगा. मैं ना पहुंचा तो ये मेरी श्योरिटी है. एक एक और बेल होता है ट्रांजिट का जो एंटिसिपेटरी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा एक जेल में है और उसको हम अब वी वांट टू टेक हिम टू अनदर प्लेस. नेचुरली व्हेन ही इज ऑलरेडी इन कस्टडी आई कांट गिव हिम बेल. वो तो भाग जाएगा, ऑलरेडी वो तो जेल मर्डर का है तो वो तो पक्का भाग जाएगा. ऐसे केसेस में हम उसको ट्रांजिट जो है वो जेल अथॉरिटीज करती हैं. बट कई बार क्या होता है कि एक बंदा बेल पे होता है ऑलरेडी and now he is wanted in another court. Now in that case he applies to this court कि मुझे वहां भी जरूरत है, मुझे वो गिरफ्तार करने ना आए, मैं यहाँ पे आपको ट्रांजिट बेल के लिए अप्लाई कर रहा हूं. सो ये दो बड़ी फर्क हैं, थोड़े से फर्क हैं इन दोनों में, बट फर्क है. तो उस केस में, एक केस में क्या होता है कि ऑलरेडी मेरे खिलाफ वारंट है और मैं ट्रांजिट बेल मांग रहा हूं, और एक मुझे नहीं पता कि अभी है या हो सकता है ना भी हो पर आ सकता है, तो मैं पहले ही ट्रांजिट बेल ले लेता हूं कि मैं फलां फलां डेट में अपने आप आपको हाजिर कर दूंगा ताकि फिर मैं उस कोर्ट से गवर्न हूंगा, मुझे यहां से वहां जाने की इजाजत है. नॉर्मली ट्रांजिट बेल इज गिवन टू दोज पीपल जो थोड़े रिस्पॉन्सिबल टाइप के हैं. यू डोंट एक्सपेक्ट कि चोरों चक्कों को हम ट्रांजिट बेल दे देंगे. सो इसीलिए हम ट्रांजिट बेल, फॉर एग्जाम्पल कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, बहुत सारे केस, ऐसे मामलों में हम ट्रांजिट बेल दे देते हैं क्योंकि भाग के कहां जाएगा वो. इन सच केसेस वी विल गिव ट्रांजिट बेल. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. आई होप यू आर क्लियर नाउ ट्रांजिट बेल में क्या है. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड. ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं. वारंट्स किसको डायरेक्ट होंगे? A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers. But the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any person or persons, and such person or persons shall execute the same. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मैं उसमें चेंजेस लाना चाहूंगा. ऑर्डिनरली एक पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट वारंट को तामील कराता है, नो डाउट अबाउट दैट. पर इसमें लिखा है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन जरूरी है, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है. और जो ये लिखा है नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इवन अगर पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल बट वो तामील नहीं करा रहा,
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वारंट भेजा, नहीं, वो कहता जी अनरिटर्न था, वो बंदा नहीं मिला। फिर दोबारा वारंट भेजा, फिर उसने कह दिया बंदा नहीं मिल रहा जी। और कोर्ट में वकील कहता जी ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं सुबह ही मिला है, मेरे को कह रहा था क्या हाल है तेरे कोर्ट का। तो फिर कोर्ट कहता है कि काम करो वकील साहब, आप ही तामील करा दो। सो जो ये वर्ड लिखा है, एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, इसको हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे कि पुलिस ऑफिसर नहीं है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड जहां पुलिस वाले ट्रुएंट खेल रहे हैं। सो जहां पुलिस वाले तामील नहीं करा रहे, हम वो भी इस एक्सप्रेशन में ला सकते हैं। इन दैट केस मैं किसी को भी दे सकता हूं, और किसी में वकील भी आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में, क्या एक मैजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट क्या एक वकील को दे सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट? दे सकता है। इसको हम इंटर रिलेट करेंगे बीएनएस से। अगर हम जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं, सो प्लीज रिमेंबर, हम वहां पे माय राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब हम पढ़ते हैं, तो इट अप्लाइज टू नॉट ओनली पर्संस हु आर पब्लिक सर्वेंट्स बट आल्सो दोज हु आर एक्टिंग एज पब्लिक सर्वेंट्स। उसमें ये लोग सारे आते हैं। तो कल को अगर मैंने वकील को बोल दिया कि तुम तामील कराओ, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। यानी उसके अगर उसको पीटने चले गए, उसने ठोक ठोक दिया, तो वो बिल्कुल अलाउड है, बिकॉज नाउ ही इज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय लॉ। तो जितने भी ये लोग होते हैं, चाहे पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, बट दे आर डीम्ड पब्लिक सर्वेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ। When a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or any one or more of them. कई बार क्या होता है, कोई बड़ा शातिर बंदा होता है, तो हम क्या करते हैं, या जैसे हमें पता नहीं है कौन से एरिया में रह रहे हैं, मुझे पता है ये इस थाने में भी रहता है, इस थाने में भी रहता है, तो मैं सारे थानों को भेज सकता हूँ, जिसके भी हाथ लग जाए वो उठा के ले आओ उसको। तो ये भी अलाउड है। बाई चांस दोनों पहुंच गए तो अच्छा है, दोनों उठा के ले आओ, क्या फर्क पड़ता है। सो ऐसा बहुत कॉमन है, खासकर जो गुंडे भागते रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, और हमें पता है कि कल उसकी पोजीशन यहाँ थी, तो हम क्या करते हैं, उन 4-5 थानों को सबको देते हैं वारंट, जिसका दाव लग जाए वो उसको तामील करके ले आए। दैट इज ऑल्सो अलाउड बाय लॉ। सेक्शन 75, warrant may be directed to any person. The CJM or magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction. अब इसमें याद रखना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इज नॉट कवर्ड। ये सिर्फ सीजेएम और जेएम1 को अलाउड है। The CJM or magistrate of first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or for any person who is accused of a non-bailable offense, any non-bailable offense, and is evading arrest. अब ये 3 कैटेगरीज हैं, escaped convict, proclaimed offender, और कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस करके भागा हुआ है और अरेस्ट से बच रहा है। ऐसे केसेस में वो he can now issue it to anybody. अब इसका बैकग्राउंड क्या है? 41st लॉ कमीशन के सामने ये मामला आया था कि कईयों की जमीनें होती हैं, गांव होते हैं, वहां पे लैंड ओनर्स को या मैनेजर्स को कोई लॉ पावर नहीं देता। जब वो मेरे घर आया या मेरे खेत पे आया, तो मैं उसको कैसे गिरफ्तार करूं? मेरे पास कोई पावर दी नहीं आपने। उसको दिमाग में रख के ये वाला सेक्शन लिखा गया था, और इसीलिए प्लीज रिमेंबर, इसका जो सब सेक्शन 2 है, वो कंटिन्यूएशन में लिखा है।
तो जहां पे एक लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई सीजेएम या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के ये 3 लोग हों, जेल से भागा हुआ व्यक्ति, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और तीसरा कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस करके भागा हुआ है, देन इन सच केसेस such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. ये हर जगह नहीं भागता फिरेगा कि चल मैं भी अब भाग रहा हूं, उसको उठा के लाना है। सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी में अगर आएगा तब मुझे गिरफ्तार करना है। तो ये याद रखना, आई एम नॉट सपोज टू बी रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर, चलो जी मुझे तो वारंट दे दिया है, ढूंढो। ये सिर्फ उन लोगों पे अप्लाई कर रहा है जिनकी प्रॉपर्टी में हमें शक है, ऑलरेडी रह रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, या रह नहीं रहा तो विजिट करता है। तो ऐसे केसेस में हम उस बंदे को वारंट दे सकते हैं कि जब भी आए उसको तुम तभी गिरफ्तार कर लोगे, एंड नाउ ही इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, सपोज वो नहीं करता, वो कहता है मैं क्यों स्यापा लूं, वो नहीं आया जी। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज एन इलीगल ओमिशन and is punishable under section 187 IPC. I hope now everybody is clear on this section 75. अब एक बार आपने इसको गिरफ्तार कर लिया, then subsection 3, when the person against whom such warrant is issued is arrested, आपका आया रात को, आपने फटाफट उसको अरेस्ट कर लिया, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case. अनलेस कि वो बेलेबल हो तब हम सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो अब जो आदमी, इस प्राइवेट आदमी ने गिरफ्तार किया, वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा और अब वो देखेगा बेलेबल है नॉन बेलेबल है, अकॉर्डिंगली नाउ विल प्रेजेंट हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 76, वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer. ये क्वेश्चन भी आपके इंटरव्यू में पूछा गया। आप बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा था, इसको पहले पढ़ लेते हैं। एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom it is directed or endorsed. क्वेश्चन ये पूछा आपके इंटरव्यू में कि नॉर्मली आजकल क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट सीधा डीजी को भेजते हैं, सीधा डीजीपी को भेजते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट और अरेस्ट करो जी आपके स्टेट में है। अब डू यू एक्सपेक्ट डीजी साहब लेके चल रहे हैं अपना पूरा, उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। Can he delegate this power to his lower officers? अगर ये सेक्शन ना होता तो नहीं कर पाता। अब इस सेक्शन की वजह से वो अब प्लीज रिमेंबर, अब क्या होता है मैं बताता हूँ, जो रियल लाइफ में मैंने जो रियल सहा हुआ है एज ए पुलिस ऑफिसर, डीजी के नाम आजकल मैजिस्ट्रेट को भी पता नहीं क्या होता है, सीधा डीजी को पार्टी में भेजते हैं और यहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस इस सेक्शन को यूज करके एसपी को भेजते हैं। अब यू डोंट एक्सपेक्ट एसपी ऑल्सो जाएगा, तो वो अब नीचे एसएचओ को भेजता है, एसएचओ फिर नीचे और किसी को एंडोर्स करता है, अल्टीमेटली हेड कांस्टेबल जाता है। तो जो शुरुआत होती है कमिश्नर ऑफ पुलिस से, वो अल्टीमेटली हेड कांस्टेबल तक पहुंचता है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये लीगल है? अब लीगल हो गया थैंक्स टू दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन ने लीगल कर दिया कि मैं खुद, जरूरत नहीं है, मैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता हूं कि तुम मेरे बिहाफ पे जाके करो। बट ये सारे एंडोर्समेंट राइटिंग में होने चाहिए। सो ये है कि मैं डीजी हूं, मैंने एंडोर्स किया एसपी को, एसपी ने एंडोर्स किया एसएचओ को, एसएचओ ने एंडोर्स किया सो एंड सो हेड कांस्टेबल या जो भी है। I hope everybody is clear. So a written endorsement is a must. नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। Section 77. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required shall show him the warrant. Now this is in consonance with Article 22.
Article 22 is my fundamental right to be informed of the grounds of arrest. उसी का statutory recognition है ये. So we have a statutory recognition of Article 22 that moment I go to arrest that person, I must inform him the reasons of the grounds of arrest. I shall notify the substance thereof, and if so required, show him the warrant. वो कहता है दिखाओ मुझे, तो आपको दिखाना पड़ेगा. So दो statutory recognitions हैं Article 22 के. Section 78. एक बार आपने गिरफ्तार कर लिया, the police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of 73, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which it is required by law to produce that person, provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to magistrate's court. अब यहां पे पहला पॉइंट ये है कि as soon as possible लाना है. ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रीलिम्स में पूछा गया. क्या पुलिस ऑफिसर मिनिमम 24 घंटे लेगा? नहीं. पहला वर्ड था as soon as possible. 24 घंटे वो तब लेगा अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है. अगर सिर्फ मुझे उसको कोर्ट में लेके आना था तो मेरे पास 24 घंटे नहीं है. He has to be produced as soon as possible. तो 24 घंटे कब होते हैं? मैंने उसको उठाया और मुझे पता है इसने कोई ऑफेंसेस किए हुए हैं, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. सो जहां इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं 24 घंटे तो हमें आर्टिकल 22 मेरा फंडामेंटल राइट है. यू हैव टू प्रोड्यूस मी बिफोर 24 आवर्स, वो तो मेरा फंडामेंटल राइट है. पर ये जो 24 घंटे वाला यहां प्रोविजन है, ये सिविल लॉ में कहीं नहीं है. याद रखना, आर्टिकल 22 खास क्रिमिनल लॉ के लिए लिखा गया. ऑफेंस वर्ड यूज्ड है. तो आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई टू सिविल लॉ. सिविल लॉ में तो आपने गिरफ्तार किया डिफेंडेंट को या फिर जजमेंट डेटर को, इमीडिएटली था आपको कोर्ट में ले जाना पड़ता है. वहां पे कोई वो नहीं है कि चलो जी हमने इसको 24 घंटे रख. वहां 24 घंटे का कंसेप्ट नहीं है. 24 घंटे क्यों है यहां पे? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, जरूरत पड़े तो एफआईआर दर्ज करनी है, और जरूरत पड़े आगे तो फिर आगे का डिटेंशन भी लेना है. आई होप नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दीज लॉज. चलिए अब आते हैं सेक्शन 79. A warrant of arrest may be executed at any place in India. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है. क्या मैं वारंट आउटसाइड माय जुरिसडिक्शन, क्या मैं सपोज मैं चंडीगढ़ में हूं, क्या मैं अरेस्ट वारंट मद्रास चेन्नई में भेज सकता हूं? आंसर इज यस. कोई मनाही नहीं है. तो नेचुरली क्वेश्चन उठता है कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि मैं आउटसाइड माय जुरिसडिक्शन कहीं भी तामील करा सकता हूं, पर अगर आउटसाइड माय जुरिसडिक्शन है तो प्रोसीजर क्या है? अगले सेक्शंस बताते हैं व्हाट इज अ प्रोसीजर. सेक्शन 80. When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction, ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है. How can a warrant of arrest be executed outside the jurisdiction of the issuing court? ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन है, ये आपके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है. So when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, then such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed.
and the executive magistrate or DS or district superintendent of police or commissioner of police shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner hereinbefore provided. तो ये चीज खास ख्याल रखना, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है, जब भी मुझे वारंट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजना है तो मैं वहां समन्स में किसको भेज रहा था, समन्स मैंने किसको भेजे थे, मैजिस्ट्रेट को। यहां मैजिस्ट्रेट को नहीं भेज रहे हम, क्योंकि मैजिस्ट्रेट भी तो फिर पुलिस वाले को ही भेजेगा, तो व्हाई नॉट सेंड इट टू पुलिस वाला डायरेक्टली। So warrant of arrest has to be sent to the district superintendent of police or commissioner of police as the case may be, या वहां के district magistrate को आप भेज दोगे। The court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information। क्यों, आर्टिकल 22 मेरा फंडामेंटल राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो जब आप अरेस्ट वारंट भेजोगे तो ग्राउंड्स भी साथ ही भेजोगे, नहीं तो चेन्नई में क्या पता मुझे क्या है, कह दिया अरेस्ट वारंट है, क्या किया मैंने ये मुझे क्या पता, चंडीगढ़ से पूछो, ऐसे थोड़ा कहते, मेरा आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट है टू बी इन्फॉर्म्ड। इसीलिए किस ग्राउंड, तो मैंने आपको जो पहले 6 पॉइंट बताए थे ना वारंट में, उसमें सब कवर हो जाते हैं। So the substance of information against a person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section to decide whether bail should or should not be granted to the person. So all the relevant documents, all the allegations against him must be sent. अगर कहीं एफआईआर है तो हम उस एफआईआर की कॉपी भी भेजते हैं। क्यों, किस लिए, ट्रांजिट बेल देनी है कि नहीं देनी, इसलिए भेजते हैं। सो इसीलिए जब मैं अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर भेजता हूं तो अब वहां का आदमी, वहां का कोर्ट डिसाइड करेगा ट्रांजिट बेल देनी है कि नहीं देनी। तो कैसे पता चलेगा, वो कहेगा शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता है, शक्ल से थोड़ा ना जा सकते हैं। तो इसीलिए उसके खिलाफ एलिगेशंस क्या है, उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारा डिटेल्स भेजोगे, ताकि चलो पुलिस वाले ने, वहां के कमिश्नर ने गिरफ्तार कर लिया, अब क्या करें, अब उसका बेल लें कि उसको हम हथकड़ियों में भेजें आपके पास। इसीलिए अब डिसाइड करना पड़ेगा ट्रांजिट बेल दें या ना दें, किस बेस पे करेंगे हम बेल डिसाइड, इसीलिए ये डिटेल्स साथ ही भेजने जरूरी है। इसीलिए याद रखना, आउटसाइड माय जुरिस्डिक्शन इट्स क्वाइट अ कंबरसम प्रोसेस। अरेस्ट वारंट जाएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जाएंगे, सही आदमी को भेज, अब सपोज आपने एसपी को भेज दिया, उसका एरिया ही नहीं था वो, फिर वो क्या करेगा एसपी, वो आपको वापस भेज देगा कि जी मेरे एरिया में नहीं रहता, फिर आप वापस भेजोगे। So, all these things have to be sorted out. It's not easy to send a warrant of arrest outside. You have to be sure about so many things. तो इसलिए सेफेस्ट क्या होता है, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दो, अपने आप ढूंढेगा, फिर वो कहेगा अच्छा इसको भेज दो, वो कहेगा नहीं मेरे यहाँ नहीं है, वो कमिश्नर को ही भेजेगा, फिर कमिश्नर सही जगह भेजेगा। इसीलिए आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वाले नॉर्मली कमिश्नर को एड्रेस करते हैं, ये कारण होता है कि क्यों उनको भेजा जाता है। Fine, I think we'll stop here. We'll take it up from here in my next lecture. Yeah.